Namaste students, myself Dr. Komal Rathwar, Assistant Professor, Department of Kumar Vaidya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर, राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जुवेनाइल डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज के बारे में तो आप सभी जानते हैं। डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, लेकिन आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जुवेनाइल डायबिटीज के बारे में, जो कि बच्चों में होने वाला एक डायबिटीज का टाइप है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। सो जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस इज अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर resulting from absolute lack of insulin. So most pediatric patients have type 1 diabetes mellitus lifetime dependent on exogenous insulin. So abnormal metabolism of carbohydrate, protein and fat. So characterized by hyperglycemia, glycosuria and tendency to ketoacidosis. यहाँ पे ये बताया गया है कि जुवेनाइल डायबिटीज जो है एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। सो जितने भी हमारे पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जनरली टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस पाया जाता है, जो कि इस टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि पेशेंट के शरीर में जो पैंक्रिया की बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन नहीं बना पाती। तो इंसुलिन जब नहीं बन पाती क्योंकि उनके जेनेटिकली बीटा सेल्स जो है वो इनएक्टिव होती है या प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनाती, तो इस वजह से उनको बाहर से एक्सोजीनियसली हमें इंसुलिन प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो इस वजह से उनके मेटाबॉलिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। तो इस वजह से पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, ग्लाइकोसूरिया रहता है और कीटोएसिडोसिस की कंडीशन रहती है। कॉजेस क्या है इसके, क्या क्या कॉज हो सकते हैं जुवेनाइल डायबिटीज के? सो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ आइसोलेट सेल फंक्शन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पैंक्रिया की आइसोलेट अगर सेल फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो बीटा सेल्स नहीं होंगी, और बीटा सेल्स नहीं होंगी तो इंसुलिन जो है वो नहीं बनेगा। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी, या फिर आइट्रोजेनिक कोई भी पोस्ट पैंक्रियाटिक सर्जरी के बाद अगर ये पेशेंट को हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है। जुवेनाइल डायबिटीज इन्फेंट्स में भी हो सकती है, मतलब जन्म के बाद, जस्ट जन्म लेते ही हो सकती है और जन्म के बाद भी हो सकती है। ये देखिए इसकी इडियोपैथोलॉजी बता रखी है कि इडियोपैथिक 95% कैटेगरीज में आते हैं। हेरिडिटरी भी हो सकती है, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस भी हो सकता है जुवेनाइल डायबिटीज का। सेकेंडरी कॉज देखिए तो कशिंग सिंड्रोम की वजह से, हाइपरपिट्यूटेरिज्म की वजह से और सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैंक्रिया की वजह से भी जुवेनाइल डायबिटीज जो है वो मिलता है। सो डायग्रामेटिकली देखिए तो सस्पेक्टेबिलिटी ये है कि इम्यूनोलॉजिकल इसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगी। ऑटोइम्यून डिजीज बनते ही जो पैंक्रिया की आइसोलेट होती है, आइसोलेट जो सेल होती है वो उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। तो बीटा सेल डिस्ट्रक्ट होते ही इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी और डायबिटीज के जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं वो हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। क्लासिफिकेशन अगर करें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जुवेनाइल डायबिटीज टाइप 1 जनरली पीडियाट्रिक पेशेंट में देखी जाती है, पर फिर भी डायबिटीज के दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट और टाइप 2 के अंदर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो है डायबिटीज आती है। इंसुलिन डिपेंडेंट के अंदर क्या होता है कि बच्चा, मोस्टली जो चाइल्डहुड डायबिटीज है वो इसमें आएंगे, यहाँ पे कीटोएसिडोसिस की कंडीशन मिलती है। और टाइप 2 जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब इसके अंदर इंसुलिन तो प्रॉपर बन रही है पर शायद हमारी सेल उस इंसुलिन को इंटेक नहीं कर पाती, तो यूजुअली ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर मिलता है। ओबेसिटी अगर रिलेटेड पेशेंट है तो उनके अंदर वहां पे क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है पेशेंट में। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री मिलती है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रहेगी, और नॉट प्रोन टू कीटोसिस, यहाँ पे कीटोएसिडोसिस की कंडीशन नहीं होती। फिर क्लासिफिकेशन आगे और देखिए, थर्ड टाइप का आजकल जो देखने को मिलता है, जेनेटिकली डिफेक्ट है बीटा सेल फंक्शन के अंदर, तो भी आपको डायबिटीज मिल सकती है। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लाइक कुछ भी जो ओरली हम कोई हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लेते हैं तो भी डायबिटीज कॉज होता है। जेनेटिक डिफेक्ट हो इंसुलिन एक्शन में, या फिर कॉन्जेनिटल रूबेला की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम अगर रूबेला का, तो भी बच्चों के अंदर डीएम भी हो सकता है। देन
ड्रग सम काइंड ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का आप अगर कंटिन्यू यूज कर रहे हो, पैंक्रिया की अगर कोई एक्सोक्राइन इंसफिशियंसी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर पेशेंट को है तो भी डायबिटीज टाइप के सिम्टम्स मिलते हैं, जेनेटिकली या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से भी होता है। फोर्थ टाइप तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान माता को हो जाती है। अदरवाइज इस प्रकार की जो है डायबिटीज मेलाइटिस वो ओनली गेस्टेशनल फेज में होती है, इसलिए फोर्थ टाइप इसको माना गया है। अदरवाइज गैस डायबिटीज के ओनली 2 टाइप्स होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, पर कंडीशंस के हिसाब से 4 टाइप्स बताए गए हैं। यहाँ पे हम टाइप 1 की बात करते हैं, जिसको यहाँ पे बोला गया डीडी डीडी डीडीएम, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट है ये। इसमें बता रखा है टाइप 1 के अंदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर देखिए आप, डायबिटीज जिसमें सेल्फ बीटा सेल फेलियर्स हो जाता है, लाइक लीवर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म टू फ्रॉम ग्लूकोज, मतलब लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है, और मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है तो एमिनो एसिड्स बनते हैं, एडिपोज टिश्यू ब्रेकडाउन होता है, ट्राइग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं एसिडोसिस की, और ऑक्सीडाइज होकर क्या करते हैं, कीटोन बॉडी बनाते हैं। तो अल्टीमेटली ये कीटो एसिडोसिस इससे बनती है कि एडिपोज टिश्यू ब्रेकडाउन होगा और कीटो एसिडोसिस होंगे। तो ये नॉर्मली फिजियोलॉजी है हमारे। लेकिन क्या होगा अगर ऑटो इम्यून डिजीज है, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म है, एडिसन डिजीज है, सीलियक डिजीज है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर 2 से 5% जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड होते हैं, डायबिटीज के अंदर, एडिसन डिजीज के अंदर, सीलियक डिजीज के अंदर भी डायबिटीज होने के चांस रहते हैं। सो नेचुरल हिस्ट्री क्या होगी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की, initiation of autoimmunity, preclinical autoimmunity with progressive loss of beta cells, बीटा सेल नहीं है तो इंसुलिन नहीं बनेगी, इस चीज को ध्यान रखिए। ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल डिजीज, कोई किसी प्रकार की क्लिनिकल डिजीज भी हो तो भी, ट्रांजिएंट रिमिशन, एस्टेब्लिश्ड डिजीज एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, तब भी ये नेचुरल हिस्ट्री है। क्लिनिकल फीचर्स में अक्यूट ऑनसेट होता है, यूजुअली प्रिसीड बाय इन्फेक्शन, लाइक अब इसके अंदर क्या क्या है, मेनली ये 3 चीजें याद रखें आप, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और वेट लॉस, एक्सेसिव वेट लॉस मिलता है डीएम में। देन नॉक्चूरिया, रात को टॉयलेट ज्यादा आएगा रात्रि के टाइम, और डायबिटिक कोमा। लास्ट में जब कीटोन बॉडी एक्सेस में बनने लगेगी तो डायबिटिक कोमा में पेशेंट चला जाता है, क्योंकि अगर ग्लूकोज जो है वो बॉडी की सेल्स को नहीं मिल रही, ठीक है, लेकिन अगर ब्रेन की सेल्स, ब्रेन को भी अगर 2 मिनट तक ग्लूकोज नहीं मिलता तो वो ब्रेन की सेल डेड हो जाती है, तो यहाँ पे डायबिटिक कोमा की कंडीशन भी आ जाती है। फिजियोलॉजिकली देखिए आगे, पैथोफिजियोलॉजी देखिए तो द मेन सिम्टम्स ऑफ आर सेकेंडरी टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस एंड ग्लाइकोसूरिया, मतलब कि ऑस्मोटिक डायूरेसिस हो जाएगा और ग्लूकोसूरिया रहता है। जैसे इंसुलिन की डेफिशिएंसी रही, इंसुलिन नहीं रहेगा तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा रहेगा, ग्लूकोज यूरिया, यूरिया जो है मतलब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, यूरिन में ग्लूकोज बढ़ गया, तो ऑस्मोटिक डायूरोसिस रहेगा। पॉलीयूरिया, एक्सेस में पेशेंट टॉयलेट करेगा तो फिर बहुत ज्यादा हाइपोथैलेमस को मैसेज आएगा कि पानी पियो, फिर पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। फिर आगे इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, लेक ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, एक्सेसिव एपेटाइट, भूख बहुत ज्यादा लगेगी, पॉलीफेजिया रहेगा। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से लेक ऑफ ग्लूकोज, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है, लेक ऑफ ग्लूकोज और यूटिलाइज ऑफ फैट, फैट का यूज करने लगेंगे तो फिर ये डीकेए हो जाएगा। फिर इम्पेयर प्रोटीन सिंथेसिस इम्पेयर होगी तो वेट लॉस रहेगा। डायग्नोसिस के अंदर देखिए, डायग्नोसिस जो है वो ग्लूकोज लेवल पर डिपेंड करता है। क्लासिकल सिम्टम्स प्लस बीएसआर, मतलब ब्लड शुगर रेट, ब्लड शुगर अगर मान लीजिए 200 से ज्यादा है, ठीक है, तो भी इसको हम अगर मिलीमोल पर लीटर में देखें तो 11.1, ठीक है। देन फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करें 126 mg पर डीएल से ज्यादा है, 7.0 मिलीमोल पर लीटर। और 2 घंटे बाद अगर हम देखें, खाने के जस्ट 2 घंटे बाद, ये है ना, तो वो 200 से अगर ज्यादा है मिलीमोल mg पर डीएल या 11.1 मिलीमोल पर लीटर, तो भी हम उसको डायबिटिक मानेंगे। ऐसे ही HbA1c लेवल जो है वो 6.5 से ज्यादा है तो भी हम उसे डायबिटीज मानेंगे। प्लस इसके साथ क्लासिकल सिम्टम क्या आने चाहिए, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और वेट लॉस। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए कि पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया,
यूरिया और वेट लॉस, ये 4 चीजें भी मिल रही है। और ग्लूकोज लेवल ब्लड में चेक करते हैं हम, तो ये चीजें मिलती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस टाइप 2 के साथ भी किया जा सकता है, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग साइकोजेनिकली भी बार बार पानी पीते हैं, बार बार टॉयलेट जाते हैं। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडेस हो सकता है, मतलब अगर किडनीज में कुछ प्रॉब्लम है तो भी डायबिटीज इंसिपिडेस हो जाता है पेट में दर्द के साथ। और हाई हाई आउटपुट रीनल फेलियर, अगर बार बार यूरिन पेशेंट के निकल रहा है तो पानी भी बार बार पिएगा, टॉयलेट भी जाएगा, तो भी हम सोचते हैं डायबिटीज हो सकता है। ट्रांजिएंट हाइपरग्लाइसीमिया विद इलनेस एंड स्ट्रेस, फिक्टिशियस इलनेस, लाइक इसको अलग से नाम दिया गया, वो आप जरूरी नहीं याद रखें, बस ये ध्यान रखें किसी भी प्रकार की कमजोरी की वजह से। इन्वेस्टिगेशन का ध्यान रखें, हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूरिन एग्जामिनेशन जो करवाते हैं हम ग्लूकोज चेक करने के लिए, और कीटोन बॉडी, क्योंकि कीटोन बॉडी एक्सेसिव फैट का डिस्ट्रक्शन होगा तो कीटोन बनेगी, ठीक है। फैट बॉडी टूटेगी, कीटोन बनेगी, और वो भी यूरिन के साथ साथ बाहर निकलेगी। तो हम जब यूरिन का एग्जामिन करवाते हैं तो वहां पे हम कीटोन बॉडी को भी सर्च करते हैं। ब्लड शुगर टेस्ट चेक करेंगे, है ना। तो ब्लड शुगर जो फास्टिंग में भी देखेंगे और वैसे भी देखेंगे, अगर इंक्रीज आ रही है तो ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया और लो कैलेमी, तो इसकी वजह से ये सब चीजें हम देखते ही हैं, सीरम में चेक करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नेट्रीमिया यानी सोडियम, कैलेमिया पोटेशियम और लो कैलेमी, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन देखें तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस के लिए पीएच लो मिलती है। बाइकार्बोनेट्स जो है वो भी थोड़े से फ्लक्चुएट मिलेंगे। ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर हीमोग्लोबिन हिमेटोक्रिट बढ़े हुए ड्यू टू डिहाइड्रेशन, एंड टीएलसी है वो भी इंक्रीज मिलती है। इंसुलिन टाइप इसमें बता रखा है कि हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, यहाँ पे कुछ टाइप्स बता रखे इंसुलिन के, लिस्प्रो एंड एस्पार्ट, ये दो हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज करते हैं। और इसके अंदर रेगुलर और सॉल्युबल दो प्रकार की इंसुलिन भी हम यूज करते हैं। इसमें एक ऐसा आप देख रहे हो, ये आता है इंसुलिन का एम्पूल, जिसको स्किन पे रख के हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं इंसुलिन, उसके बाद हम खाना खा सकते हैं, खाना खाने के जस्ट पहले लगता है। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के अंदर आप ये एनपीएच, जिसमें ये न्यूट्रल प्रोटामिन हैगाड्रोन करके ऐसे आता है, एक लेनेट आता है, एक अल्ट्रा लेनेट आता है। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर ये ग्लेजरीन और अल्ट्रालेंटिन, इनका प्रयोग हम करते हैं। तो ये 4 बेस बता रखे इंसुलिन। अवेलेबिलिटी फॉर्म आप देख ही रहे हैं। और आप ये देखिए कि आजकल ऐसी मशीन चली है, ये पंप लगा देते हैं इंसुलिन का, तो अपने आप ही बॉडी के अंदर आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो मेंटेन रखता है। इंजेक्शन की साइड देखिए आप, नेवल के जस्ट ऊपर यहाँ पे लगा सकते हैं, नेवल के जस्ट ऊपर, थाइस पे, दोनों जो थाइस इधर, हाथ पे इधर लग सकता है, बाइसेप्स पे और थाइस पे। तो ये जो इंजेक्शन की साइट है वो बहुत जरूरी है कि आपको पता हो, ताकि पेशेंट को हम इंसुलिन, बच्चा खुद भी या फिर बड़े खुद भी इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर 4 साइड बताइए, इसका ध्यान रखें आप, ठीक है। ये देखिए इसमें बता रखा, बटक्स भी इसमें बता रखे, काफ मसल्स है, काफ मसल नहीं सॉरी, फीमर वाली मसल्स है। अब यहाँ पे ऐसे बता रखा है, ये देखिए इसमें कि ये जो मसल्स एरिया है, इसको ऐसे, इस फोल्ड को ऐसे फ्लैप को उठा के और इंजेक्शन 90 डिग्री पे अपन सब सब क्यूटेनियस लेयर में हम इंजेक्शन को देते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि हम स्किन फोल्ड ऐसे बनाएं और फिर 90 डिग्री एंगल पे हम इंसुलिन इंजेक्शन दें, और वो भी सबक्यूटेनियस। तो फिर आपको इंजेक्शन की साइट और लगाने का तरीका पता चल जाएगा। इसके बाद HbA1c जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। HbA1c लेवल क्या होता है, ये ग्लाइसेट हीमोग्लोबिन है। HbA1c बेस्ट मेथड फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डायबिटीज कंट्रोल मॉनिटरिंग, ये डायबिटीज 2 से 3 महीने की डायबिटीज उसको टारगेट करके उसको बताता है। तो ये लॉन्ग और मीडियम टर्म डायबिटीज कंट्रोल मॉनिटरिंग है, जिसके अंदर या तो 6.5 या 7.5 से कम अगर है, ये एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, तो हम जान सकते हैं कि HbA1c से कितना डायबिटीज को मेजर करना है। रिफ्लेक्ट एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन प्रोसीडिंग 2 to 3 मंथ, इसको हम ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन चेक कर। देन HbA1c लेवल कंट्रोल है, अगर 7 से कम है तो इंटेंस कंट्रोल, 8 से 9 है तो एवरेज, और अगर 11 से ज्यादा है तो मिनिमल कंट्रोल है, मतलब
आप पुअर कंट्रोल है, आप डायबिटिक में काउंट होते हो। तो 6 से 7.5 गुड कंट्रोल, 7.6 से 9.9 फेयर कंट्रोल एंड मोर देन 10 इज अ पुअर कंट्रोल। फॉलोअप के अंदर आप मॉनिटर करें ग्रोथ, उसका ब्लड प्रेशर, स्कूल प्रोग्रेस, अगर बच्चे में देख रहे हैं डाइटरी कॉम्प्लेक्स, HbA1c लेवल, जॉइंट मोबिलिटी, फंडस एग्जामिनेशन, हाइपोथायराइड फंक्शन टेस्ट एंड चेक इंसुलिन साइट। कॉम्प्लिकेशन के अंदर इंजेक्शन साइट में हाइपरट्रॉफी हो सकती है, रेटाइनोपैथी, कैटरेक्ट, गैलेक्टोपैरेसिस, हाइपरटेंशन, प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर, अर्ली कोरोनल आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये भी देखने को मिलता है। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। होप आपको जुवेनाइल डायबिटीज के बारे में समझ आया होगा। जुवेनाइल डायबिटीज क्या होती है, इसके टाइप्स और क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, हम डायग्नोसिस किस प्रकार करते हैं, और इसके अलावा आपको ये पता चला होगा कि इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या तरीके हैं। हमें जनरली ये पता नहीं होता ना कि क्यों हम ये चीज करवा रहे हैं, या कितने महीने पे हमें कराना चाहिए, डायबिटीज कब चेक करनी चाहिए, क्या क्या खतरा इससे हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, और इवन सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन की साइट क्या है, कहाँ कहाँ लगाने का है। तो होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर इस सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन ask me in comment below section. I will definitely try to resolve your problem. So that's all for this session. Thank you. Thank you so much.